पिछली वीडियो को 30 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा पहली चीज कि कैसे कैपिटलिज्म के मॉडल में गरीबी के बिना अमीरी हो ही नहीं सकती, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। और जब भी इकोनॉमी क्रैश होती है बिलियनर्स और भी अमीर हो जाते हैं। दूसरी चीज आपने देखा कि जितनी गंभीर गरीबी होगी, इनइक्वालिटी होगी, उतनी तेजी से अमीर और अमीर होता जाएगा रिवर डायग्राम की मदद से। तीसरी चीज जो आपने देखी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो पैसा आपके घरों में कुछ साल पहले कैश के फॉर्म में रहा करता था वो अब धीरे धीरे बैंकों में जा चुका है, डिजिटाइज हो चुका है और इंडिया कैशलेस और फॉर्मल स्टेट बनती जा रही है। और हमने आखिरी में थोड़ा सा जिक्र करा था क्रोनी कैपिटलिज्म का। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो लोग पहले ये वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कि ये हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया भर में लोग भूख से मर रहे थे, नौकरियां खत्म हो चुकी थी, यानी लॉकडाउन के दौरान, तो जो 10 सबसे अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ 40 लाख करोड़ कैसे बढ़ गई। इतनी ज्यादा ग्रोथ जो नॉर्मल डेज में भी पॉसिबल नहीं थी। ये जादू कैसे हुआ कि इस लॉकडाउन के दौरान पैसा आपकी जेबों से उड़कर सीधा उनकी जेब तक पहुंच गया। पहला पॉइंट, आप में से कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि कैपिटलिज्म का मॉडल फेयर है, सही है और सब अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन जैसी कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले ये पढ़िए, ऑक्सफैम खुद बोलता है कि बिलियनर्स आर अ साइन ऑफ इकोनॉमिक फेलियर एंड एक्सट्रीम वेल्थ शुड बी एंडेड। न्यूयॉर्क टाइम्स जनवरी 2019 में अपने फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल छाप चुकी है, एबॉलिश बिलियनर्स। या ये आर्टिकल पढ़िए, बिलियनर्स आर ईटिंग द इकोनॉमी, या ये बिलियनर्स आर अ साइन ऑफ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फेलियर, या कोई भी रिसर्च, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। या बिलियनर्स खुद भी ये बोलते हैं इनइक्वालिटी पर। या फिर खुद का दिमाग लगा के सोचना कि कैपिटलिज्म का मॉडल क्यों लाया गया था दुनिया में। जवाब मिल जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। खैर छोड़िए, दूसरा पॉइंट, आपको इस वीडियो में 2 फ्लो चार्ट्स दिखाए जाएंगे। तो पहला फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना क्योंकि ये सबसे गहरी खाई से भी ज्यादा गहरी साजिश है, और ओपन माइंड से समझना। 2009 में UIDAI का निर्माण हुआ और आधार कार्ड बनने लगे। 2014 में जनधन अकाउंट्स खुलने लगे आधार कार्ड की मदद से, और इतने ज्यादा खुल गए कि इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 11 मार्च 2016 को आधार एक्ट आ गया, जो कि बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मनी बिल की तरह पास करवाया गया था ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना करनी पड़े। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और अभी भी डिबेट का टॉपिक है। अब आप सोचिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी जल्दबाजी में आधार बिल को एक्ट बनाया गया। ये सब ब्लैक से डायरेक्टली लिंक्ड है पूरा। आप आगे देखते जाइए। ब्लैक यानी जिस इंसान की फोटो आपकी स्क्रीन पर है। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया। ठीक, अब सारे लोगों का आधार कार्ड, जनधन अकाउंट खुल चुका था, तो अब लोग अपना अपना पैसा बैंक में डाल सकते थे। डीमोनेटाइजेशन का रिजल्ट आज पूरी दुनिया जानती है कि सारा पैसा वापस बैंक में आ गया था और कोई ब्लैक मनी नहीं पकड़ी गई। इनफैक्ट फेक करेंसी इस टाइम 2020-21 में बहुत ज्यादा हाई पर है। अब सारे नतीजे आ चुके हैं। आप ये सोचना कभी कि जब डीमोनेटाइजेशन का एक भी फायदा नहीं हुआ तो आखिर क्यों की गई थी डीमोनेटाइजेशन? क्या इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ सरकार से, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर लिया गया था ये डिसीजन? जब आधार इज नॉट कंपल्सरी सिम कार्ड के खरीदने के लिए या किसी भी काम के लिए कुछ और भी इजीली यूज किया जा सकता है, ये खुद पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो फिर से क्यों जबरदस्ती राज्यसभा को बाईपास करके ये आधार एक्ट लाया गया? सोचिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए ताकि आप सबका पैसा आपके घर से निकलकर बैंक में पहुंच सके। और कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स है 2011 में और 2018 में, ये कंपैरिजन देखिए। तो धक्के मार मार के आपका पैसा बैंकों में पहुंचा दिया गया और इंडिया की जनता का हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के फायदे सुनिए। 2021 में इंडियन इकोनॉमी इस वक्त वर्स्ट स्टेज पे है, इनइक्वालिटी वर्स्ट स्टेज पे है, हंगर वर्स्ट स्टेज पे है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्स्ट स्टेज पर है, बैंकों की हालत वर्स्ट स्टेज पर है, NPA वर्स्ट स्टेज पर है। तो जो इंक्लूजन का ये गुणगान करते हैं वो सिर्फ नादान परिंदों को बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं। ठीक, अभी पहला फ्लो चार्ट खत्म हुआ और आपका हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आपका पैसा बैंकों में पहुंच गया। अब दूसरा फ्लो चार्ट बहुत डरावना है। आपने आपकी मेहनत का पैसा बैंकों में डाल दिया, बैंकों ने आपका पैसा बिजनेस को दिया। यही कैपिटलिस्ट मॉडल का मीनिंग है।
ये सोच होती है कि अगर बड़ी कंपनीज ग्रो करती जाएगी तो बेनिफिट आम इंसान तक पहुंचता जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम से। इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। बैंक्स अमीर हुए तो कंपनीज को ज्यादा बड़ा लोन मिलने लग गया। सिंपल, कंपनीज ने कर दिया एनपीए। ठीक, 31 मार्च 2018 को 10 लाख करोड़ था एनपीए। शॉर्ट में आपका पैसा बैंक से गायब। अब बैंक का भी नुकसान हो चुका है, तो अब सरकार क्या करेगी? सोचो, यही है सारा झमेला। क्या सरकार आपको कॉम्पनसेट करेगी? जी नहीं, कैपिटलिस्ट मॉडल में ये नहीं होता। अब सरकार ये करेगी कि कैसे बड़े बिजनेस को और पुश मिले ताकि इकोनॉमी और जीडीपी ग्रो हो सके। वो कैसे? कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर, टैक्स हॉलिडे देकर, रेपो रेट घटाकर। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये चौंका देने वाली बात सामने आई है कि जो ग्लोबल एवरेज है कॉर्पोरेट टैक्स का, वो 1985 में 49% था और 2019 में घटकर आधे से भी कम यानी 23% हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार पैसा इकट्ठा करेगी। कैसे? हम सबसे टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर, डायरेक्ट टैक्स तो अब छोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाकर। जो गरीब आदमी ब्रेड या बिस्किट भी खरीदता है उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। कुछ भी खरीद लो, इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सिलेंडर पेट्रोल के प्राइस बढ़ाकर। जब पेट्रोल हद से ज्यादा सस्ता था 2018-19 में, तब भी सबको महंगा बेचकर, सेस सरचार्ज लगाकर, और ऐसे और भी हजारों तरीकों से गरीबों से पैसा लूटा ही जाएगा। और दूसरी तरफ कंपनीज राउंड ट्रिपिंग जैसी ट्रिक्स का यूज करती है टैक्स हेवंस की मदद से। तब भी पैसा पूरा नहीं हो पाया तो देश के एसेट्स बेचकर, प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करके अब ये सारा पैसा जो सरकार ने इकट्ठा किया वो वापस बैंकों में डाला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा घूम फिर कर भरा जाता है दोबारा बैंक्स में, अलग अलग नामों से, जैसे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। बैड बैंक्स जैसे पारा खोला जाता है और बैंक्स मर्जर किए जाते हैं, जिससे लोगों की नौकरियां और खत्म हो जाती हैं। बी, जितना घाटा हुआ है उसको रिकवर करने के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं और सुंदर सा नाम डेफिसिट फाइनेंसिंग दिया जाता है इस काम को। और जितना मनी प्रिंट होगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की उतनी ही बढ़ने की संभावना होगी। डिमांड सप्लाई का रूल। अब एक बार फिर आपसे पैसा लेकर बैंकों में वापस डाला गया। फिर से अमीरों को पैसा मिलेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा और जिस कंपनी के मालिक के सरकार से अच्छे संबंध होंगे, सरकार उसके हिसाब की ही पॉलिसीज बनाएगी। और ये हमेशा से ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी सब एक जैसे हैं। एक कंपनी को इतना फायदा मिलने लगता है कि वो कंपनी प्रेडेटरी प्राइसिंग करने के लिए केपेबल हो जाती है, यानी इतना कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचो कि कंपटीशन खत्म कर दो और उसके बाद मार्केट पे राज करो। अब क्या होगा? फिर से अलग अलग कंपनीज प्रेडेटरी प्राइसिंग का शिकार बनकर डूबने लगती हैं, जैसे वोडाफोन, आइडिया। बैड लोन्स, एनपीए होने लगते हैं। और इस बार तो डायरेक्ट ये झूठी बीमारी की वजह से फिर से इकोनॉमी क्रैश हो गई। साथ ही इस साल 2021 के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंडिया के लिए कह रहे हैं कि एनपीए बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी और बैंक मर्जर और आपका और पैसा गायब, क्योंकि बैंक डूबने पर मैक्सिमम आपको 5 लाख की गारंटी देती है गवर्नमेंट DICGC एक्ट के अंडर। बाकी भूल जाओ जो पीएमसी बैंक के कस्टमर्स के साथ हुआ और हमेशा होता रहता है। अब जब भी इकोनॉमी क्रैश होती है तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब आप बताओ, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट क्या करेगी? बड़े बिजनेस को पुश देगी फिर से। अब ये बात जब आपकी समझ आ गई तो क्या ये कॉन्सेप्ट इन बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कि जब भी इकोनॉमी क्रैश करेगी तो अमीर और अमीर होगा? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही है कि देश की ग्रोथ होगी कंपनी की ग्रोथ से। अब इससे ज्यादा सिंपल और किस तरीके से समझाएं? अब अंबानी एनपीए क्यों नहीं करता, बाकी क्यों कर रहे हैं? इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। जो कंपनी ज्यादा अच्छे संबंध बनाएगी गवर्नमेंट से, उसके हिसाब से लॉस बनेंगे। अभी एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए देने गवर्नमेंट को। वोडाफोन, आइडिया जिनको मजबूरी में मर्ज होकर वी बनना पड़ा, उनको देने हैं 58,000 करोड़ के ड्यूज। बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो पहले ही शहीद हो चुके हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण। तो समअप करते हैं। इन दोनों फ्लो चार्ट से आपको समझ आ गया कि कैसे आपका पैसा पहले बैंकों में पहुंचा और वहां से इन क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों में पहुंचा। फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से कुछ कंपनियां डूबने लग गईं और बैंकों में एनपीए हो गया। और फिर से जीडीपी ग्रोथ के लिए सरकार को बैंकों के माध्यम से अंबानी, अडानी जैसी कंपनीज को फिर से पैसा देना पड़ा ताकि देश चला सके। और ऐसे जब भी इकोनॉमी क्रैश करेगी, अमीर और अमीर होंगे। टॉप डाउन बोले या ट्रिकल डाउन अप्रोच बोले,
या बोले ओलिगोपोलिस्टिक क्रोनी कैपिटलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये जो फार्म लॉज आए हैं या जो कंपनीज बिक रही हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है ब्लैक से। हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी, हमने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि अब सरकार के हाथों में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सब डायरेक्ट ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। और आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया का जो बैंकों का पैसा है वो कैसे ये इंसान कंट्रोल करना चाहता है। और इसने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है मोजालूप, जिसमें दुनिया का सारा डिजिटल पैसा इसके अंडर आएगा। और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अगली वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि आप हमारी वीडियोस अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हम कभी भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेंगे और आप भी रिसर्च कीजिए और ये सच सब तक पहुंचाएं।